हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और जैसे कि कर रहे हैं हम लोग जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स की सीरीज और उसी सीरीज का एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से आप प्रयास करिएगा, फिर आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वहाँ भी इसी तरह के बहुत सारे क्विजेस वगैरह होते रहते हैं। और पीछे के सारे वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सब एक ही तरह के मैंने पोस्टर बना रखे हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आज के सारे। तो पहला प्रश्न आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो जो आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, आप पढ़िए और वीडियो को रोक के उत्तर देने का प्रयास करें खुद से। किस देश की सीमा में स्थित बोस्फोरस स्ट्रेट समुद्र में ट्रैफिक जाम हो गया जिससे रूसी तेल लेकर जा रहे टैंकर फंस गए? द बोस्फोरस स्ट्रेट होता है जल डमरू मध्य, जो दो जल को जोड़ते हैं। विच कंट्री कॉज्ड अ ट्रैफिक जाम इन द सी ड्यू टू विच टैंकर्स कैरिंग रसियन ऑयल गॉट स्टक? किस देश की सीमा में स्थित है ये? सवाल मतलब यही है, बोस्फोरस स्ट्रेट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तुर्की है। तुर्की का नाम अपना चेंज कर लिया है, तो तुर्की की सीमा में स्थित है बोस्फोरस स्ट्रेट। तो इसी में तेल टैंकर जहाज़ों का जाम लग गया। वजह है कि रूस के तेल पर G7 देशों के प्राइस कैंपिंग जो मूल्य निर्धारण है, इसके तहत रूस अपना जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली $60 पर बैरल जो होता है ना, पर बैरल। एक बैरल में कितना लीटर होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। से ज़्यादा नहीं बेच सकता है, चूँकि तुर्की जो है G7 का मेंबर कंट्री है, इसीलिए वह इसे लागू कर रहा है। उसकी सीमा में बोस्फोरस स्ट्रेट है। ब्लैक सी से ऑयल लेकर आने वाली जहाज़ों को इसी जगह से गुजरना होता है। तो क्या किया है तुर्की ने? तो तुर्की के अधिकारी हर शिपिंग कंपनी के जहाज़ों के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। वे जांच कर रहे हैं कि रूस से ऑयल किस प्राइस पर लिया है, बीमा के नियमों का पालन किया है कि नहीं, ऑयल $60 प्रति बैरल से महंगा तो नहीं है। इस जांच प्रक्रिया में देर हो रही है। हालांकि शिपिंग कंपनी का कहना है कि जब उन्होंने तेल को लोड किया था तब उन्होंने सारे नियमों का पालन किया था, लेकिन तुर्की का कहना है कि G7 नियम के तहत यहाँ जांच करना जरूरी है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि तुर्की इस तरह से रूस पर दबाव बना रहा है। दरअसल तुर्की ने रूस से कहा था कि उसे रास्ते में गैस सप्लाई की जाए। इस पर रूस ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अब तुर्की के कदम से अब रूस दबाव में है। समुद्र में ट्रैफिक जाम का बड़ा असर कई देश के तेल सप्लाई पर दिख रहा है। अमेरिका और यूके को तुर्की से भी बात करनी पड़ी है, क्योंकि ऐसा रहा तो दुनिया में तेल पर संकट होगा। भारत का भी 18 बिलियन बैरल कजाक क्रूड इस जाम में फंसा हुआ है। अगर आने वाले समय में जाम लगा रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिख सकती है। तुर्की की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल अंकारा और करेंसी यहाँ के टर्किश लीरा है। यहाँ के प्रेसिडेंट है रेचेप तैयब एर्दोगान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस शहर के मेट्रो के नाम हुआ और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया? विच सिटीज मेट्रो होल्ड्स द रिकॉर्ड for the world's longest double-decker bridge and also created a Guinness World Record? तो सही उत्तर होगा इसका नागपुर। यह जो है 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट ब्रिज है। इसे नागपुर में वर्धा रोड पर बनाया गया। इसका निर्माण नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि जो NHAI है और महा मेट्रो की टीम ने किया है। इस डबल डेकर ब्रिज में फ्लाईओवर और मेट्रो ट्रेन को सिंगल कॉलम पर बनाया गया है। 4 मार्च 2019 को मेट्रो का काम शुरू किया गया था। 13 नवंबर 2020 को राजमार्ग यातायात का काम शुरू किया गया। इसे डबल डेकर वायाडक्ट परियोजना के माध्यम से बनाया गया है। तो 3 स्तरीय इसमें संरचना होगी। सबसे ऊपर वाला जो है वो मेट्रो ट्रेन है, बीच में हाईवे फ्लाईओवर है और ग्राउंड लेवल पर रोड है। ये दुनिया में किसी भी मेट्रो रेल सिस्टम की सबसे लंबी संरचना है। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मुख्यालय लंदन में है। लंदन में महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित को प्रमाण पत्र दिया गया है। इस डबल डेकर ब्रिज में 3 मेट्रो स्टेशन है, छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर, उज्ज्वल नगर। इस प्रोजेक्ट को पहले एशिया बुक और इंडिया बुक से भी रिकॉर्ड मिल चुका है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो CM एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। किस देश ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप, अविवाहित कपल्स का संबंध बनाने और गर्भपात
व इष्ट निंदा को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है? विच कंट्री पास्ड अ लॉ डिक्लेयरिंग एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप, अबॉर्शन एंड ब्लास्फेमी एज अ क्राइम्स? तो ये किया है किस देश ने कानून पारित? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की संसद ने 6 दिसंबर 2022 को 6 दिसंबर 2022 को अपने क्रिमिनल कोड में संशोधन पारित किया। संसद ने सर्वसम्मति से 600 से अधिक आर्टिकल्स कोड के संशोधन में मंजूरी दी। इसके तहत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब शादी से बाहर जाकर यौन संबंध रखना अब अपराध होगा। बीबीसी के अनुसार इसके अलावा अविवाहित जोड़ों का सेक्स करना और लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध है। यह नियम देश के नागरिकों और विदेशियों पर समान रूप से लागू होता है। यह सारे कानून 3 वर्ष के अंदर लागू किए जाएंगे। तो इसके लिए अलग अलग सज़ा है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर 1 वर्ष की जेल होगी। एडल्ट्री का आरोप उनके पति, माता पिता या बच्चों द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस रिपोर्ट आधारित होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप पर 6 महीने की सज़ा होगी। अविवाहित जोड़ों को सेक्स करने पर 1 वर्ष तक का जेल होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। गर्भपात को अवैध बताया गया है। संशोधन के अनुसार देश में अब गर्भपात अवैध है। गर्भपात एक अपराध है, लेकिन वे महिलाएं जिन्हें गर्भ धारण करने से उनकी जान को खतरा है, जो बलात्कार पीड़ित है, उन्हें अपवाद माना गया है। हालांकि इसके लिए शर्त है कि भ्रूण 12 सप्ताह से कम हो, जो कि देश के वर्ष 2004 के मेडिकल प्रैक्टिस कानून के तहत हो। इष्ट निंदा, जिसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, इष्ट निंदा कानून का भी विस्तार किया गया है। 6 मान्यता प्राप्त धर्मों के केंद्रीय सिद्धांतों से डिगन के लिए 5 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है। इंडोनेशिया के 6 मान्यता प्राप्त धर्म इस्लाम है, प्रोटेस्टेंटवाद, कैथोलिक धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध और कन्फ्यूशियसवाद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ का मृत्यु दंड को लेके भी जो है मृत्यु दंड को बरकरार रखा गया है, लेकिन एक न्यायाधीश तुरंत मौत की सज़ा नहीं दे सकते। यदि 10 वर्ष की अवधि के भीतर अपराधी अच्छा व्यवहार करता है तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास या 20 वर्ष के कारावास में बदल दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। संसद से कानून पारित होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में बड़ी तादाद पर्यटक से जुड़े लोगों की है। देखते हैं आगे क्या होता है। इंडोनेशिया की बात करें तो पुरानी राजधानी यहाँ की जकार्ता है। यहाँ की एक नई प्रस्तावित राजधानी नुसांतरा है और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को मिला है? तो ये केनरा बैंक को मिला है। ग्लोबल बैंकिंग समिट को लंदन में आयोजित किया गया। इस समिट में केनरा बैंक को भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। और इस अवार्ड को बैंकिंग क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार भी माना जाता है। यह अवार्ड केनरा बैंक के जो MD CEO हैं LV प्रभाकर को दिया गया। किस आधार पर विजेता बैंक का चुनाव होता है? तो इस बैंक के पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है। बैंक संबंधित क्षेत्र में रिटर्न, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने की उनकी क्षमता को देखा जाता है। केनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई। इसका स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुआ था और MD CEO हैं LV प्रभाकर। भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए एक प्रशिक्षित चील को आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया। इसका नाम बताएं। इंडियन आर्मी डिस्प्लेड अ ट्रेंड ईगल टू हंट डाउन एनिमी ड्रोन्स अमॉन्ग द कॉमन पीपल। व्हाट इज इट्स नेम? इसका नाम है अर्जुन। देखा होगा बड़ी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा है कि एक आर्मी का जवान है, उसके हाथ पे वो ईगल है। पहली बार भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए चीलों को ट्रेन किया है। इन चीलों में से एक ट्रेंड चील अर्जुन का अनावरण भारत और अमेरिका के मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के दौरान दिखाया गया है। इस युद्ध अभ्यास को उत्तराखंड का जो औली है ना, उत्तराखंड में औली, यहीं पे युद्ध अभ्यास चल रहा है जो आयोजित हुआ दिसंबर 2022 में। तो इसमें दिखाया गया अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने एक ऐसी सिचुएशन तैयार की। इसमें भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन के स्थान की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए चील अर्जुन और एक कुत्ते का इस्तेमाल किया। इसमें ड्रोन की आवाज़ सुनकर कुत्ता भारतीय सेना को अलर्ट करता है, जबकि अर्जुन दुश्मन के ड्रोन की लोकेशन की पहचान कर उसका हवा में खत्म करने की कोशिश करता है। ऐसी क्षमता सुरक्षा बलों को सीमा पार से पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्रों में आने वाले ड्रोन के खतरों से निपटने में मदद कर सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रग्स, बंदूकें वगैरह भेजी हैं। पाकिस्तान के इन ड्रोनों को काउंटर करने के लिए सेना चीलों को ट्रेन कर रही है। भारतीय सेना के जवान दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पक्षियों का अपनी तरह का पहला प्रयोग है। भारतीय सेना सैन्य अभियानों के लिए कुत्तों के साथ प्रशिक्षित चीलों का उपयोग कर रही है। इंडियन आर्मी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी
तो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, और हाल ही में सीडीएस भी नियुक्त किए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है वो। फूड एंड एग्रीकल्चर ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का समारोह आयोजित किया। Where did the Food and Agriculture Organization FAO organize the International Years of Millets 2023? तो ये हुआ रोम में। यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। इसमें भारतीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भारत का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह के लिए एक संदेश भेजा। संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब पोषक अनाज वर्ष 2023 के उत्सव को आगे बढ़ाएगा। मोटा अनाज आप समझते होंगे, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, मोटा अनाज। भारत में बेसिकली 16 जो है प्रमुख किस्म के मोटे अनाजों का उत्पादन होता है और उनका निर्यात किया जाता है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सवा, झंगोरा भी बोलते हैं उसको, कुटकी, कट्टू, चौलाई और ब्राउन, ये सब टॉप मिलेट हैं। भारत के शीर्ष 5 मोटा अनाज उत्पादक राज्य में सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य मोटा अनाज की टिकाऊ खेती और खपत को बढ़ावा देने के लाभों को उजागर करना है। गॉट इट। FAO की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसका स्थापना 1945 में ही हुआ था, 1945 में। हेडक्वार्टर रोम इटली में, डायरेक्टर जनरल है इसके क्यू डोंग्यू। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, कि चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो नाबार्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला है शाजी केबी ने। शाजी केबी बने हैं नाबार्ड के नए चेयरमैन। नाबार्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने केनरा बैंक में लगभग 26 ईयर्स तक विभिन्न पदों पर काम किया। वो केनरा बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में थे, रणनीति, योजना और व्यवसाय विकास के प्रभारी थे। इसके दौरान उन्होंने सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक में समामेलन की परियोजना को सफलतापूर्वक संभाला भी था। तो अब बताना हमें नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर। गुजरात की विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को फिर से बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली हैं? विच पार्टी अगेन गॉट मोर सीट्स देन द मेजोरिटी इन द गुजरात असेंबली इलेक्शन? अभी हाल ही में 2 असेंबली इलेक्शन हुए ना, 2 स्टेट के, गुजरात और हिमाचल में। तो गुजरात में जीता है फिर से बीजेपी। गुजरात में आपको पता होना चाहिए टोटल 182 सीट्स हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित हुए। 182 सीटों पे चुनाव हुआ। इस 182 में से तो 156 तो बीजेपी को मिल गया, 17 सीटों पे मिला INC को, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी 5 हैं और अन्य 4 थे। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी भी बन गई। गुजरात में बीजेपी की लगातार जो है 7वीं बार सरकार बनी है, मतलब बीजेपी पिछले 27 वर्षों से सत्ता में है। वर्ष 2017 में भाजपा को यहाँ 99 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गया, 156। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। देखते हैं इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए रखते हैं या चेंज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं, आप बताना कमेंट सेक्शन में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, उसे कितनी सीटें मिली? तो यहाँ पे टोटल 68 सीट्स है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की। तो इसमें से 40 सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं, 25 जो है बीजेपी को मिली हैं, 25, और अन्य जो है 3। बहुमत के लिए 35 सीट्स चाहिए, तो 40 तो कांग्रेस के पास है, तो इसी की सरकार बनी है। राजधानी है शिमला और धर्मशाला यहाँ की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, बीजेपी की सरकार थी ना, अब तो सरकार गिर गई। तो कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। हिमाचल प्रदेश के। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, कब मनाया जाता है? तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है 10 दिसंबर को। और इस बार का थीम क्या है 2022 का? तो 2022 का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड क्या है, जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल ये है।
यह दिवस पहली बार जो है मनाया गया था 1948 में। इसकी घोषणा जो यूएन जी है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। गॉट इट। चलिए आज का सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? इन विच स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड? ऑप्शन है आपके पास एमपी, यूपी, पंजाब, राजस्थान। आंसर करिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। डेली बेसिस पे इस पर मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हैं। आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आपको हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ पीछे के भी सभी वीडियोज़ को देखिए करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाके। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ भी इसी तरह के बहुत सारे स्टडी मटेरियल क्विजेज़ में अपलोड करते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।